इस वीडियो में जो लड़की आपको दिखाई दे रही है, उसका नाम काव्या धाकड़ है। पहली नजर में वह बिल्कुल सामान्य और साधारण लड़की लगती है। उसे देखकर शायद आपको ऐसा ही लगे कि सब कुछ ठीक है और कोई खास बात नहीं है, लेकिन असलियत कुछ और ही है। जब आप इसके पीछे की सच्चाई जानेंगे, तो आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। दरअसल आगे चलकर काव्या का अपहरण हो जाता है। यह मामला इतना गंभीर था कि दो अलग अलग राज्यों की पुलिस इसकी जांच में जुट गई। दोनों राज्यों की टीमें लगातार इस केस की तफ्तीश कर रही थीं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, वैसे वैसे ऐसे चौंकाने वाले राज सामने आए जिन्होंने सबको हिलाकर रख दिया। और जो सच सामने आया, उसने हर किसी के होश उड़ा दिए। आज की यह घटना मध्य प्रदेश के शिवपुरी की है। शिवपुरी में एक साधारण सा परिवार रहता था। परिवार के मुखिया का अपना एक प्राइवेट स्कूल था। स्कूल बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन वहां से इतनी कमाई हो जाती थी कि घर आराम से चल सके। परिवार न तो बहुत अमीर था और न ही गरीब, बस एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार था। इस परिवार में एक बेटी थी जिसका नाम काव्या धाकड़ था। काव्या अपने माता पिता की आंखों का तारा थी। परिवार की हमेशा से यही इच्छा थी कि काव्या बड़ी होकर डॉक्टर बने और अपने परिवार का नाम रोशन करे। वैसे भी हमारे देश में ज्यादातर माता पिता अपनी बेटियों को डॉक्टर बनते देखने का सपना देखते हैं। इसी सपने को पूरा करने के लिए काव्या ने स्कूल में साइंस स्ट्रीम चुनी, ताकि आगे चलकर वह मेडिकल की पढ़ाई कर सके और अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। काव्या की स्कूलिंग बहुत अच्छे और शांत माहौल में पूरी हुई। पढ़ाई में वह ठीक थी और उसका ध्यान हमेशा अपने लक्ष्य पर रहता था। स्कूल खत्म होने के बाद उसने 1 साल का ड्रॉप लिया। काव्या भी दिल से चाहती थी कि वह नीट क्रैक करे और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले। इसके लिए उसे गंभीर तैयारी करनी थी। परिवार ने भी कोई देरी नहीं की। उनके पास पढ़ाई के लिए पर्याप्त पैसे थे। इसलिए बिना समय गवाए काव्या के माता पिता ने उसका एडमिशन इंदौर के एक अच्छे इंस्टीट्यूट में करवा दिया, ताकि वह नीट की तैयारी ठीक से कर सके। साथ ही उन्होंने काव्या के रहने के लिए एक पीजी की व्यवस्था भी कर दी, ताकि उसे किसी तरह की परेशानी ना हो। सब कुछ इस तरह से सेट किया गया था कि काव्या आराम से रह सके और उसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ही रहे। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था। कुछ दिन तक हालात बिल्कुल सामान्य रहे, लेकिन फिर परिवार को पता चला कि काव्या को कुछ लड़के परेशान कर रहे हैं। इस वजह से उसका ध्यान पढ़ाई से भटक रहा था। परिवार को चिंता होने लगी कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो काव्या नीट की तैयारी ठीक से नहीं कर पाएगी। बेटी की परेशानी को देखते हुए परिवार तुरंत इंदौर पहुंचा। उन्होंने हालात समझे और बिना देर किए काव्या को वापस शिवपुरी ले आए। अब काव्या फिर से अपने परिवार के साथ रहने लगी। लेकिन कुछ ही समय में काव्या और उसके माता पिता दोनों को यह एहसास हो गया कि अगर वह शिवपुरी में घर पर ही रहेगी तो नीट की सही और गंभीर तैयारी कर पाना मुश्किल होगा। उसे किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में दाखिला लेना ही पड़ेगा, जहां पढ़ाई का माहौल मिले और वह अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान लगा सके। इसलिए जब सही कोचिंग की तलाश शुरू हुई तो परिवार ने कई जगहों के बारे में जानकारी जुटाई। आखिरकार उनकी नजर पड़ी कोटा पर, जिसे देश की सबसे बड़ी कोचिंग राजधानी भी कहा जाता है। मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए कोटा पूरे देश में मशहूर है। वैसे परिवार ने नोएडा की एक ब्रांच में भी बातचीत की, जहां से उन्हें पूरी जानकारी दी गई। लेकिन काफी सोच विचार और चर्चा के बाद काव्या ने कोटा के PW इंस्टीट्यूट को फाइनल कर लिया। यह अगस्त 2023 का समय था। काव्या ने अपने परिवार को बताया कि सारी बातें तय हो चुकी हैं। अब उन्हें सिर्फ कोटा जाकर उसका एनरोलमेंट पूरा करना है। इसके बाद काव्या अपनी क्लासेस शुरू कर सकती थी। इधर काव्या के पिता अपने स्कूल और बिजनेस के काम में काफी व्यस्त थे। इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि वह काव्या के साथ कोटा जाएं। वहां जाकर उसका एडमिशन पूरा करवाएं, फिर उसके रहने के लिए एक अच्छा सा पीजी देख लें और सारी व्यवस्था करके वापस शिवपुरी लौट आएं। यही योजना तय हुई और फिर बिना देर किए मां और बेटी मध्य प्रदेश से कोटा के लिए रवाना हो गईं। 2 अगस्त की रात वे दोनों कोटा पहुंची और वहां पर उन्होंने एक गेस्ट हाउस बुक किया। काव्या का जो भी बैग और जरूरी सामान था वह वहीं रखा गया। उसी गेस्ट हाउस में मां और बेटी ने रुकने का फैसला किया,
ताकि अगले दिन आराम से एडमिशन और बाकी जरूरी काम पूरे किए जा सकें। 3 अगस्त की सुबह माँ और बेटी PW इंस्टीट्यूट पहुंचते हैं। वहां काव्या अंदर एडमिशन की प्रक्रिया पूरी करने चली जाती है, जबकि उसकी माँ रिसेप्शन पर बैठकर इंतजार करती रहती हैं। करीब 1 से 1.5 घंटे बाद काव्या बाहर आती है और अपनी माँ को बताती है कि एडमिशन पूरा हो गया है। अब उसकी क्लासेस 1-2 दिन में शुरू हो जाएंगी। पहला और सबसे जरूरी काम पूरा हो चुका था। अब अगला काम था उसके रहने के लिए एक अच्छा PG ढूंढना। इसीलिए इंस्टीट्यूट के पास ही एक PG देखने का फैसला किया जाता है। काव्या अपनी माँ को साथ लेकर वहां जाती है। इस बार भी काव्या खुद अंदर जाती है और उसकी माँ बाहर रिसेप्शन पर बैठकर इंतजार करती हैं। अंदर जाकर काव्या कमरा देखती है, जरूरी डॉक्यूमेंट्स चेक करवाती है और सारी औपचारिकताएं पूरी करती है। लगभग आधे घंटे बाद वह वापस आती है और अपनी माँ को बताती है कि PG भी फाइनल हो गया है। वह कहती है कि 2-3 दिनों में यहाँ शिफ्ट हो जाएगी ताकि आराम से रहकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सके। अब तय हुआ कि जब तक PG में शिफ्ट नहीं होती तब तक काव्या अपनी माँ के साथ उसी गेस्ट हाउस में रहेगी। इसीलिए दोनों बिना देर किए वापस अपने गेस्ट हाउस पहुंच गईं। काव्या ने माँ को भरोसा दिलाया कि अब सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी हैं, एडमिशन भी हो गया है और PG भी फाइनल है। उसने अपनी माँ से कहा कि अब सब काम निपट गया है तो वह चाहें तो वापस घर जा सकती हैं। उसकी माँ ने पहले ही कह दिया था कि अगर समय पर सब काम सही से हो गया तो वह शाम को ही शिवपुरी के लिए निकल जाएंगी। जैसा प्लान बनाया गया था सब कुछ उसी तरह हुआ। शाम होते ही काव्या की माँ शिवपुरी वापस लौट गईं। 1-2 दिनों के अंदर ही उसकी क्लासेस नियमित रूप से शुरू हो गईं। काव्या रोज सुबह और शाम अपने माता पिता को फोन करती थी। वह उन्हें अपनी दिनचर्या के बारे में बताती रहती थी ताकि उन्हें किसी तरह की चिंता न हो। अगर वह दोस्तों के साथ पार्क जाती, किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाती, शॉपिंग मॉल जाती या बाजार में कहीं भी बाहर निकलती तो खासकर अपनी माँ को फोटो भेजती रहती थी। वह हर छोटी बड़ी बात शेयर करती थी जिससे घर वालों को भरोसा रहे कि सब ठीक चल रहा है। कोटा के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का भी एक नियम होता है। वे एडमिशन के समय माता पिता के नंबर लेते हैं और हर महीने होने वाले टेस्ट के मार्क्स सीधे पेरेंट्स को भेजते हैं। साथ ही फीस से जुड़ी हर जानकारी, फीस जमा हुई या पेंडिंग है, बढ़ी है या नहीं, सब कुछ नियमित रूप से भेजा जाता है। इसी तरह काव्या के पिता को भी हर महीने उसका रिपोर्ट कार्ड और फीस की स्लिप मिलती रहती थी। सब कुछ व्यवस्थित और सही तरीके से चल रहा था। काव्या के मार्क्स भी अच्छे आ रहे थे। परिवार बहुत खुश था। उन्हें पूरा विश्वास था कि थोड़े ही समय में काव्या नीट परीक्षा पास कर लेगी और आखिरकार अपने डॉक्टर बनने के सपने की ओर एक बड़ा कदम बढ़ा देगी। हर दिन सब कुछ इसी तरह से चलता रहा। काव्या रोज लगभग 2 बार अपने परिवार से बात करती थी, सुबह भी और शाम को भी। उसने अपने कुछ दोस्तों के नंबर भी घर पर दे रखे थे ताकि अगर कभी उसका फोन बंद मिले, नेटवर्क से बाहर हो या किसी इमरजेंसी में वह कॉल ना उठा पाए तो परिवार उसके दोस्तों से संपर्क कर सके। इससे उसके माता पिता को थोड़ा सुकून रहता था। अब समय आ चुका था मार्च 2024 का। काव्या को शिवपुरी छोड़े हुए लगभग 7 महीने हो चुके थे। परिवार उसे बहुत याद कर रहा था क्योंकि इसी बीच होली का त्योहार आने वाला था 25 मार्च को। परिवार ने काव्या से कहा कि वह होली पर घर आ जाए ताकि सब मिलकर त्योहार मना सकें। काफी समय हो गया था उसे घर आए हुए। काव्या भी मान गई। सच में उसे भी घर की याद आ रही थी। यह सुनकर परिवार बहुत खुश हो गया और काव्या भी उत्साहित थी कि इतने समय बाद वह अपने अपनों के साथ त्योहार मनाएगी। 18 मार्च 2024 की सुबह भी सब कुछ सामान्य था। काव्या की अपने माता पिता से रोज की तरह बात हुई। उसने बताया कि वह इंस्टीट्यूट क्लास के लिए जा रही है। थोड़ी सी बातचीत के बाद फोन कट हो गया। उस समय किसी को अंदाजा भी नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। कुछ घंटे बीते। दोपहर लगभग 3 बजे के आसपास काव्या के पिता के व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया और मैसेज को पढ़ते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसमें लिखा था, तुम्हारी बेटी काव्या हमारे कब्जे में है। अगर उसे जिंदा देखना चाहते हो तो 30 लाख रुपए उस पते पर पहुंचाओ जो हम बताएंगे। मैसेज में यह भी लिखा था कि अगर यकीन नहीं हो रहा है तो भेजी गई फोटो देख लो।
साथ में कुछ तस्वीरें भी भेजी गई थीं। उस तस्वीर में काव्या के हाथ बंधे हुए थे, पैर भी बंधे हुए थे। उसके मुंह पर कपड़ा बांधा गया था ताकि वह चिल्ला न सके। उसके शरीर पर कुछ निशान भी दिखाई दे रहे थे, जैसे उसके साथ मारपीट की गई हो। मैसेज और तस्वीर देखते ही काव्या के पिता बुरी तरह घबरा गए। सुबह ही उनकी बेटी से बात हुई थी और कुछ ही घंटों में यह सब कैसे हो गया, यह सोचकर उनका दिमाग सुन्न हो गया। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। बिना देर किए उन्होंने तुरंत लोकल पुलिस से संपर्क किया। उन्हें समझ था कि ऐसे मामलों में घबराकर पैसे देना सही रास्ता नहीं होता। हो सकता है पैसे देने के बाद भी बेटी सुरक्षित न मिले। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि पुलिस ही इस मामले की सही जांच कर सकती है। इसी बीच उन्होंने अपने कुछ राजनीतिक संपर्कों का भी सहारा लिया। मामला जल्दी ही राजस्थान के मुख्यमंत्री तक पहुंच गया और जैसे ही यह जानकारी ऊपर तक गई, केस हाई प्रोफाइल बन गया। मुख्यमंत्री कार्यालय से तुरंत कोटा पुलिस को फोन किया गया और पूरे मामले की जानकारी दी गई। दूसरी तरफ काव्या के पिता ने लोकल थाने में शिकायत दर्ज करवाने के बाद अपनी पत्नी को साथ लिया और तुरंत कोटा के लिए रवाना हो गए। कोटा पहुंचकर उन्होंने वहां भी पुलिस स्टेशन में औपचारिक रूप से केस दर्ज करवाया। कोटा पुलिस पहले से ही अलर्ट थी, क्योंकि ऊपर से भी कॉल आ चुकी थी। वैसे भी कोटा एक संवेदनशील शहर माना जाता है। यहां देश भर से हजारों छात्र पढ़ाई के लिए आते हैं। अक्सर पढ़ाई के दबाव और असफलता के कारण कई दुखद घटनाएं सामने आती रहती हैं। ऐसे माहौल में एक बाहरी राज्य से आई लड़की का अचानक अपहरण हो जाना, वह भी फिरौती की धमकी के साथ, यह मामला और भी गंभीर हो गया था। अब पुलिस पर दबाव भी था और जिम्मेदारी भी कि काव्या को सुरक्षित ढूंढ निकाला जाए। इसीलिए बिना समय गवाए कोटा पुलिस काव्या के माता पिता को साथ लेकर उस संस्थान पहुंची। वहां पहुंचकर उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि उन्हें काव्या धाकड़ नाम की छात्रा के बारे में पूरी जानकारी चाहिए। लेकिन यहीं पर परिवार को एक बड़ा झटका लगने वाला था, क्योंकि जब इंस्टीट्यूट के स्टाफ ने अपने रजिस्टर चेक किए, एडमिशन रिकॉर्ड देखा, क्लास अटेंडेंस देखी, यहां तक कि सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली, सब कुछ देखने के बाद उन्होंने साफ कहा कि काव्या धाकड़ नाम की किसी भी लड़की ने यहां कभी एडमिशन लिया ही नहीं। यह सुनकर परिवार और पुलिस दोनों हैरान रह गए, क्योंकि यह संभव ही नहीं था। उसकी मां खुद उसके साथ यहां आई थी। उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि काव्या अंदर जाकर एडमिशन की प्रक्रिया कर रही है। लेकिन जो उस समय का सच था वह सामने खड़ा था और उसी सच ने कई सवाल खड़े कर दिए थे। अगर काव्या ने यहां पढ़ाई शुरू ही नहीं की थी तो वह पिछले कई महीनों से क्या कर रही थी? और फिर जो मार्कशीट और फीस की जानकारी उसके पिता को मिल रही थी, वह आखिर कहां से आ रही थी? काव्या के पिता ने बिना देर किए वे सभी मार्कशीट्स पुलिस और इंस्टीट्यूट के स्टाफ को दिखाईं, जो हर महीने उनके पास आती थी। इंस्टीट्यूट ने उन मार्कशीट्स को ध्यान से चेक किया। जांच करने के बाद उन्होंने साफ कहा कि ये दस्तावेज उनके आधिकारिक सिस्टम से जारी नहीं हुए हैं। उन्होंने बताया कि उनका एक ऑफिशियल नंबर और ईमेल सिस्टम है और सारी मार्कशीट्स या फीस की जानकारी वहीं से भेजी जाती है। वे कभी किसी प्राइवेट या लोकल नंबर का इस्तेमाल नहीं करते। इसका मतलब था कि कोई बड़ी साजिश चल रही थी। किसी ने बहुत सोच समझकर नकली मार्कशीट्स और फर्जी जानकारी भेजी थी। इसलिए पुलिस ने तुरंत उस नंबर को ट्रेस करने के लिए साइबर टीम को भेज दिया, जिससे मार्कशीट्स भेजी गई थी। साथ ही काव्या ने अपने परिवार को जो दोस्तों के नंबर दिए थे, उन्हें भी ट्रेस करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। पुलिस ने कहा कि जब तक नंबर ट्रेस हो रहे हैं, तब तक समय बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए वे सब मिलकर काव्या के पीजी की ओर बढ़े। वहां जाकर यह पता लगाना जरूरी था कि उसे आखिरी बार कब देखा गया था, वह किसके संपर्क में थी और पिछले कुछ दिनों में उसकी गतिविधियां क्या थीं। जैसे जैसे पुलिस की गाड़ी पीजी की तरफ बढ़ रही थी, काव्या की मां का डर भी बढ़ता जा रहा था। उनके मन में एक अनजाना सा भय था और पीजी पहुंचते ही वह डर सच साबित हो गया। पुलिस ने वहां पहुंचकर पीजी मालिक को काव्या की फोटो दिखाई और पूछा कि आपने इसे आखिरी बार कब देखा था। लेकिन पीजी मालिक ने जो जवाब दिया, उसे सुनकर सब सन्न रह गए। उसने साफ कहा, आखिरी बार क्या? यह लड़की तो यहां कभी रही ही नहीं। मैंने इसे आज तक इस पीजी में नहीं देखा। यह सुनते ही काव्या की मां के पैरों तले जमीन खिसक गई।
वह खुद काव्या के साथ यहां आई थी, लेकिन फिर वही बात सामने आई। उन्हें रिसेप्शन पर ही बैठा दिया गया था। अंदर की सारी प्रक्रिया काव्या ने खुद ही की थी। अब तक यह केस हर तरफ से उलझा हुआ था। एक तरफ समय तेजी से निकल रहा था, तो दूसरी तरफ यह डर भी था कि कहीं किसी छोटी सी चूक से काव्या की जान को खतरा न हो जाए। इसी वजह से पुलिस ने बिना देर किए काव्या के माता पिता को अपने साथ बैठाया और साफ शब्दों में कहा, आप अपनी बेटी से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात बताइए। कोई भी पुरानी घटना, कोई भी झगड़ा, कोई भी शक, इस समय हर जानकारी बहुत जरूरी है। यह केस बेहद नाजुक मोड़ पर है। अब काव्या के माता पिता ने बताया कि कोटा भेजने से पहले काव्या को इंदौर में भी कोचिंग के लिए भेजा गया था। वहां कुछ समय तक सब ठीक चला, लेकिन बाद में कुछ लड़कों से उसका विवाद हो गया था। कुछ ऐसी बातें हुई थीं जो परिवार को सही नहीं लगी। माहौल ठीक नहीं लगा, इसलिए उन्होंने बिना देर किए काव्या को इंदौर से वापस बुला लिया था। इसी बीच साइबर टीम की रिपोर्ट भी आ गई। जिन नंबरों से काव्या के पिता को धमकी भरे मैसेज आए थे और जिन नंबरों को काव्या ने अपने दोस्तों के नाम पर घर पर दिया था, वे सभी नंबर इंदौर के निकले। अब तस्वीर काफी हद तक साफ हो चुकी थी। कोटा का नाम सिर्फ ऊपर ऊपर से जुड़ा हुआ लग रहा था, लेकिन असली जड़ कहीं न कहीं इंदौर से जुड़ी थी। पुलिस ने बिना समय गंवाए अपनी एक टीम इंदौर रवाना कर दी। मकसद साफ था, उन दोनों लड़कों को ढूंढना जिनसे काव्या की पहले अनबन हुई थी। जांच करते करते पुलिस उस अपार्टमेंट तक पहुंची जहां उन लड़कों में से एक रहा करता था। जब वहां पूछताछ की गई तो पता चला कि वह लड़का करीब 15 दिन पहले ही वह फ्लैट खाली करके चला गया था। अब टीम उन दोनों लड़कों को ढूंढने में और तेजी से जुट गई। दोनों एक साथ तो नहीं मिले, लेकिन उनमें से एक लड़का पुलिस के हाथ लग गया, वही जो उस अपार्टमेंट में रहता था और जिसने हाल ही में शिफ्ट किया था। पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की। शुरुआत में सब कुछ एक रूटीन इन्वेस्टिगेशन जैसा ही था, लेकिन जब उससे पूछा गया कि उसने अचानक अपार्टमेंट क्यों छोड़ा, तो उसने जवाब दिया कि उसे नया फ्लैट सस्ते में मिल गया था, इसलिए उसने शिफ्ट कर लिया। यह जवाब सुनकर पुलिस ने पुराने और नए अपार्टमेंट के किराए की जांच की। जांच में पता चला कि नया अपार्टमेंट पुराने से सस्ता नहीं, बल्कि ज्यादा महंगा था। अब पुलिस का शक लगभग यकीन में बदल चुका था। सख्ती से पूछताछ करने पर पकड़े गए लड़के ने कुछ बातें कबूल की, लेकिन पूरी सच्चाई अभी भी सामने नहीं आई थी। अब पुलिस दो लोगों को ढूंढ रही थी, काव्या और दूसरा लड़का जो उसके काफी करीब बताया जा रहा था। पुलिस लगातार लोकेशन ट्रैक कर रही थी, लेकिन दोनों की लोकेशन बार बार बदल रही थी। कभी जयपुर दिखाई देती तो कभी इंदौर। पुलिस टीम इधर उधर दौड़ती रही, लेकिन दोनों आसानी से हाथ नहीं आ रहे थे। इसी बीच 1 अप्रैल को काव्या के पिता के फोन पर एक मैसेज आता है। यह मैसेज काव्या की एक दोस्त के नंबर से भेजा गया था, लेकिन मैसेज काव्या ने ही लिखा था। उसमें लिखा था, अब सब कुछ सामने आ गया है। मुझे लग रहा है जिंदगी खराब हो गई है। हमने बहुत सारी गलतियां कर दी हैं। शायद मुझे अपनी जिंदगी खत्म करनी पड़े। यह मैसेज पढ़कर उसके पिता के होश उड़ गए। वे तुरंत पुलिस के पास पहुंचे और यह मैसेज दिखाया। पुलिस ने उस नंबर को तुरंत ट्रेस कराया। लोकेशन इंदौर के बाहरी इलाके में एक छोटे से अपार्टमेंट की निकली। पुलिस ने बिना समय गवाए वहां रेड डाली और सौभाग्य से वहां काव्या जिंदा और सुरक्षित मिल गई। उसके साथ दूसरा लड़का भी था, जिसका नाम हर्षित था। पुलिस दोनों को तुरंत थाने लेकर आई और औपचारिक पूछताछ शुरू की। काव्या ने कबूल किया कि यह पूरा अपहरण पहले से प्लान किया गया था। पूछताछ के दौरान काव्या ने जो पूरी कहानी बताई, उसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जब वह पहली बार अपनी मां के साथ कोटा आई थी, तब से ही यह पूरी योजना तैयार थी। पहले से तय था कि मां को रिसेप्शन पर बैठाया जाएगा। काव्या अकेले अंदर जाएगी और बाहर आकर कहेगी कि एडमिशन हो गया है, पीजी भी फाइनल हो गया है। और फिर 3 अगस्त को जब उसकी मां गेस्ट हाउस से वापस शिवपुरी चली गई, उसी दिन उसका बॉयफ्रेंड हर्षित कोटा पहुंच गया। 4 और 5 अगस्त को दोनों कोटा में ही रुके रहे। इन 2 दिनों में उन्होंने जगह जगह फोटो खिंचवाई, कभी किसी इंस्टीट्यूट के बाहर, कभी किसी रेस्टोरेंट में, कभी मार्केट या शॉपिंग मॉल में। वे खास तौर पर उन जगहों पर फोटो लेते थे जहां पीछे कोटा लिखा हुआ साइन बोर्ड या कोई पहचान योग्य निशान दिखे।
बीच बीच में कुछ स्टूडेंट्स से बात करके उनके साथ सेल्फी भी ले ली जाती थी ताकि तस्वीरें और असली लगें। जब मोबाइल गैलरी में काफी सारी फोटो जमा हो गईं, तो काव्या निश्चिंत हो गई कि आने वाले कई महीनों तक वह इन्हीं तस्वीरों के सहारे अपने परिवार को भरोसे में रख सकेगी। 6 अगस्त को वह कोटा से इंदौर लौट गई और वहीं से वह रोज सुबह शाम अपने माता पिता को फोन करती थी ताकि उन्हें कोई शक न हो। काव्या ने बताया कि खुद को अगवा दिखाना भी उसी की प्लानिंग थी। उसका सोचना था कि अगर घर वालों से 30 लाख रुपए मिल जाएं, तो वह और उसके 2 दोस्त मिलकर बाहर जाकर डॉक्टर की पढ़ाई कर सकते हैं। उसे लगता था कि वह नीट कभी क्लियर नहीं कर पाएगी, लेकिन किसी प्राइवेट या विदेश के कॉलेज में एडमिशन लेकर डॉक्टर बनना आसान होगा। करीब 12 से 15 दिन पहले हर्षित के पुराने अपार्टमेंट में काव्या की वह बंधी हुई तस्वीर खींची गई थी। उन्होंने मेकअप करके चोट जैसे निशान बनाए, उसके हाथ पैर खुद ही बांधे, मुंह पर कपड़ा लगाया, फिर फोटो क्लिक की गई थी। उसने यह भी सोच रखा था कि अगर आगे चलकर वह नीट क्लियर नहीं कर पाई, तो परिवार और समाज के सामने एक कारण होगा कि वह अपहरण की घटना के बाद मानसिक रूप से स्थिर नहीं रही, इसलिए परीक्षा नहीं निकाल पाई। लेकिन उसने यह नहीं सोचा कि इस पूरे खेल में उसके माता पिता किन हालात से गुजरेंगे, कैसे हर पल उनकी सांस अटकी रहेगी, कैसे एक झूठ पूरे सिस्टम को हिला देगा और कैसे एक गलत फैसला उसकी खुद की जिंदगी पर भी भारी पड़ सकता है। यह कहानी सिर्फ एक फर्जी किडनैपिंग की नहीं थी। यह उस मानसिक दबाव, डर और गलत फैसलों की कहानी थी जो कभी कभी युवाओं को ऐसे रास्ते पर ले जाते हैं जहां से लौटना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप भी जरा सोचकर देखिए, सिर्फ 20 साल की एक लड़की ने अपने ही माता पिता के खिलाफ इतना बड़ा प्लान बना लिया। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी उतना ही भारी है। करीब 12 से 15 दिन तक काव्या के माता पिता जिस डर में जिए, उसे शब्दों में बताना मुश्किल है। हर घंटा जैसे साल बन गया होगा, हर फोन की घंटी पर दिल धड़कता होगा, हर रात बिना नींद के गुजरी होगी। उनके लिए उनकी बेटी खतरे में थी और वे असहाय थे। अब सवाल उठता है, क्या पूरी गलती सिर्फ काव्या की थी या कहीं ना कहीं माता पिता भी अनजाने में जिम्मेदार थे? यह सच है कि आज की पीढ़ी का माइंडसेट अलग है। वे जल्दी घबरा जाते हैं, जल्दी तुलना करते हैं और सोशल मीडिया की दुनिया में सफलता का दबाव कई गुना बढ़ चुका है। लेकिन यह भी सच है कि कई बार माता पिता अपने सपनों का बोझ बच्चों पर डाल देते हैं, चाहे वह डॉक्टर बनना हो, इंजीनियर बनना हो या कोई और बड़ा लक्ष्य। अगर बच्चा अंदर से डर रहा हो, आत्मविश्वास खो चुका हो और उसे लगे कि असफलता का मतलब प्यार खो देना है, तो वह गलत रास्ता चुन सकता है। इस केस में काव्या ने जो किया वह पूरी तरह गलत था। उसने कानून तोड़ा, अपने माता पिता को मानसिक यातना दी, पुलिस और प्रशासन का समय बर्बाद किया। लेकिन यह घटना एक बड़ी चेतावनी भी है। बच्चों से सिर्फ उम्मीदें मत रखिए, उनकी मानसिक स्थिति को भी समझिए। उनसे पूछिए कि वे सच में क्या चाहते हैं। हो सकता है अगर खुलकर बातचीत हुई होती, अगर रिजल्ट से ज्यादा रिश्ता मजबूत होता, तो बात यहां तक पहुंचती ही नहीं। उसके पिता शायद उसे विदेश भी भेज सकते थे। आप इस पूरी घटना पर क्या कहेंगे? कमेंट में जरूर बताइए। जय हिंद।